नमस्कार। आज हम समीक्षा करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में कि अगर उनके कारनामों के ऊपर किताब लिखी जाए तो भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब होगी। अगर उनके कारनामों के ऊपर फिल्म बने तो भारत की सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म बनेगी। उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है, तो ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। ब्रह्मास्त्र इसलिए कि कभी भी उनका वार खाली नहीं जाता। आतंकियों के गढ़ में उन आतंकियों से दोस्ती कर लेते थे, आईएसआई का एजेंट बन जाते थे कभी पाकिस्तान को खुली चुनौती देते थे कि अगर एक और मुंबई हमला हुआ तो बलूचिस्तान भी छीन लेंगे। विदेशों में भी उन्होंने कई कारनामे किए हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बारे में। भारत के सबसे बड़े जासूस कहे जाते हैं अजीत डोभाल। अगर उनके कारनामों की हम समीक्षा करें तो उनके हर कारनामों के ऊपर एक एपिसोड बन सकता है, क्योंकि उनके कारनामे इतने और कितने कारनामे तो हिंदुस्तानियों को पता भी नहीं है। हम उनके कई बड़े कारनामों के ऊपर या उनके ऑपरेशन के ऊपर हम अलग एपिसोड करेंगे, क्योंकि अगर इसमें हमने उनके कारनामों की समीक्षा की तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो हम अभी उनके कारनामों के जितने भी हो सकेंगे उसके ऊपर समीक्षा हम करेंगे और विस्तृत समीक्षा हम उनके कारनामे, उनकी ज़िंदगी के बारे में तो हम अभी काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करेंगे और कारनामों के ऊपर हम समीक्षा करेंगे एक अलग अलग एपिसोड बना के। तो अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। उस समय पौड़ी गढ़वाल यूनाइटेड प्रोविंस में आता था, जो अब उत्तराखंड में है। पिताजी आर्मी ऑफिसर थे, इस वजह से इनकी प्रारंभिक शिक्षा कई जगहों पर हुई। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा के बारे में हमें पता है, इन्होंने स्कूलिंग अपनी अजमेर आर्मी स्कूल से किया था और पोस्ट ग्रेजुएशन किया था आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में। इसके बाद इन्होंने फैसला किया कि ये यूपीएससी की तैयारी करेंगे, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और पहले साल में ही इन्होंने यूपीएससी क्लियर कर लिया और आईपीएस बने। इनकी पहली पोस्टिंग केरल कैडर में 1968 में होती है, एक एसीपी के तौर पे। शुरुआती सालों में केरल में सांप्रदायिक दंगा फैल गया। केरल का एक ज़िला है कन्नूर, उसमें एक सांप्रदायिक दंगा फैल गया और दंगा ना संभलते देख वहाँ के प्रशासन ने ये कमांड अजीत डोभाल को दिया। अजीत डोभाल ने कमांड लेते ही 48 घंटों में दंगा ख़त्म करा दिया, दोषियों को गिरफ्तार कराया, लूटे गए सामान को जिस दुकानों से लूटी गई थी उस दुकानदारों को वापस कराया और जिनसे बात करके सुलह कर सकते थे उससे सुलह कर दंगा शांत करा दिया 48 घंटे में। उनके इस कारनामे की वजह से ना केवल केरल में ही, दिल्ली तक उनके इस कारनामे की प्रशंसा हुई। इसके बाद इनको पदोन्नत कर दिल्ली बुलाया जाता है और आईबी विभाग में इनको ऑफिसर बनाया जाता है। 1972 में अजीत डोभाल दिल्ली आते हैं और शुरुआती दिनों में फिर शादी वादी करके यहीं रहते हैं। तभी सिक्किम में कुछ उथल पुथल, या क्योंकि सिक्किम उस समय पे अलग देश अपने को स्वतंत्र घोषित करके था, तो वहाँ के राजा चोल्यांग वंश के योदुप नामग्याल जो थे वहाँ के राजा थे और उनकी पत्नी, उनकी जो बीवी थी, उन्होंने लव मैरिज किया था। उनके ऊपर ये शक किया जाता कि वो CIA एजेंट थी और ये पुख्ता सबूत भारत सरकार के पास तो था ही। तो वहाँ उस सिक्किम को भारत में कैसे मिलाया जाए, इसके लिए उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने
अजीत डोभाल को ये जिम्मा सौंपा कि क्या कर सकते हैं, आप वहाँ जाइए। तो अजीत डोभाल सिक्किम जाते हैं और वहाँ के जो राजा के प्रधानमंत्री थे उनको तोड़ा, वहाँ की जनता में अराजकता थी उसको अब कॉन्फिडेंस में लिया। उसके बाद 6 अप्रैल 1975 को 250 से ज़्यादा इंडियन आर्मी, भारत की सेना उनके राजा के महल में पहुंचती है और वहाँ कब्जा करती है और सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना लेती है। उसी दौर में मिजोरम बड़ा डिस्टर्ब था। वहाँ पे 7 अलगाववादी संगठन लाल डेंगा के नेतृत्व में दंगा फसाद आए दिन किया करते थे और मिजोरम को भी अलग देश बनाने के लिए वो आंदोलन कर रहे थे। आए दिन वहाँ पे लूटपाट, मारकाट, खून खराबा, मतलब बहुत ज़्यादा अराजकता फैल रखी थी। फिर ये जिम्मा वहाँ पे एक IPS ऑफिसर की हत्या के बाद अजीत डोभाल ने खुद लिया कि मैं एक बार कोशिश करता हूँ, मैं जाता हूँ। अजीत डोभाल मिजोरम गए और लाल डेंगा संगठन से की हरकतों पे नज़र रखने लगे। वहाँ पे कई जगह बार वेश बदल के वहाँ पे रहे और कई बार अपने तरीके से उन्होंने काम किया और लाल डेंगा के साथ जो 6 संगठन और थे उनको तोड़ लिया, अपने में मिला लिया। रात में डिनर करना, खाना पीना जैसे भी हो उनको तोड़ लिया। कईयों को लालच दिया कि अगर भारत में रहोगे तो मंत्रिमंडल में बनाया जा सकते हो, इसको स्टेट इलेक्शन होगा, वहाँ पे तुम्हें मंत्रिमंडल में दर्जा दिया जाएगा, चाइना तुम पे कब्जा कर लेगा, इससे अच्छा कि भारत का हिस्सा रहो। और अपने तरीके से उन्होंने समझाया उनको। ये सब होने के बाद फिर फाइनली उन्होंने लाल डेंगा को बातचीत के लिए बुलाया। तो लाल डेंगा को पता नहीं था कि उसके नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है। तो लाल डेंगा आता है बातचीत करने। तो लाल डेंगा को वो बताते हैं कि अभी तुम्हारी पहले जैसी स्थिति नहीं रही, तुम्हारे 6 संगठन के साथी हमारे साथ हो चुके हैं। तो आपके साथ यही एक रास्ता है कि आप भारत का हिस्सा बनने दें, आप शांति करें और इलेक्शन होगा तो आप यहाँ के पहले मुख्यमंत्री होंगे। ऐसा प्रस्ताव दिया भारत सरकार ने उन्हें। जिसके बाद 30 जून 1986 को भारत का प्रसिद्ध मिजो समझौते पे हस्ताक्षर हुआ। इसके बाद दिल्ली अजीत डोभाल आते हैं और उसी समय पे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो अराजकता फैली थी, फिर इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी, प्रधानमंत्री हमारी थी उनके 2 सिख अंगरक्षकों द्वारा। तो उसके बाद दिल्ली में दंगा हुआ था और आसपास के राज्यों में सिखों को टारगेट किया गया था, निशाना बनाया गया था। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए खालिस्तानियों ने सिखों को कॉन्फिडेंस में लेके अपने में मिला के फिर से स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लेते हैं। 1988 में भारतीय सेना ने निर्णय लिया कि वहाँ पे स्वर्ण मंदिर को फिर से खाली कराया जाएगा। लेकिन इस बार उनके पास ऑपरेशन ब्लू स्टार की पुनरावृत्ति ना दोहराई जाए, क्योंकि उस बहुत असंतोष सिखों में फैल गया था, तो उनकी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। इस वजह से उन्होंने फैसला किया कि शांति की जितनी शांति हो सके उससे हम ऑपरेशन करेंगे। ये नाम दिया ऑपरेशन ब्लैक थंडर। राजीव गांधी जो कि प्रधानमंत्री थे उस समय भारत के, उन्होंने अजीत डोभाल के ऊपर भरोसा जताया और उन्होंने कहा कि आप इसको अपने तरीके से हैंडल करें। अजीत डोभाल स्वर्ण मंदिर के आसपास 7 दिनों तक एक रिक्शा वाला बनकर घूमते रहे और वहाँ से कोई भी कुछ इनपुट मिल जाए इसके लिए वो रेकी करते रहे, लेकिन उनको बाहर कुछ भी हाथ लगा नहीं। तभी वहाँ, क्योंकि उन्होंने खालिस्तानियों ने वहाँ के लोकल लोगों को भी अपने साथ मिला लिया था, तो वहाँ के लोकल लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि ये तो रिक्शे वाला नहीं है, ये लोकल नहीं है, कोई बाहर का है। खालिस्तानियों को शक हो गया कि ये तो भारतीय जासूस है। ये हो ही रहा था, तभी अजीत डोभाल को लगा कि बाहर से तो कुछ मिलने वाला है नहीं, अंदर ही चलते हैं। वो स्वर्ण मंदिर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ जैसे ही जाते हैं खालिस्तानी उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर उनको बताते हैं
फिर पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो कहते हैं कि मैं रिक्शे वाला हूँ। तो उन्होंने बोला तुम रिक्शे वाला तो नहीं है, तुम जासूस हो। अजीत डोभाल ने भी स्वीकार कर लिया कि वो जासूस हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं जासूस तो हूँ, लेकिन मैं आईएसआई का जासूस हूँ, मुझे आईएसआई ने भेजा है पाकिस्तान से आप लोगों की मदद के लिए, हम आपकी मदद करेंगे। पहले तो खालिस्तानी संगठन को इनके बातों पे भरोसा होता नहीं, फिर कई 2-4 दिनों तक लगातार यही बात बोलते रहे। और इनको, जैसे मैंने बताया कि निगोशिएशन का इनके पास ऐसा पावर था, लोगों को से दोस्ती कर लेने की ऐसी पावर थी कि इन्होंने भरोसा दिला दिया कि मैं आईएसआई का एजेंट ही हूँ। उसके बाद उन्होंने खालिस्तानी संगठन को इन्होंने राय दिया कि आप परिसर के बाहर बॉम्ब लगाएंगे जिससे भारतीय सेना अंदर घुसने की कोशिश ना करे, और आप ये शर्तें होंगी, हम आपको हथियार मुहैया कराएंगे, हम आपको पैसे देंगे। आप उनकी तैयारी का जायजा पूरा लिया और ये आकर उन्होंने बाहर बता दिया। तो उन्होंने देख लिया था। फिर इसकी ये ऑपरेशन जो ब्लैक थंडर को फिर भारतीय सेना ने शांतिपूर्ण तरीके से अंजाम दिया और 18 मई 1988 को खालिस्तानियों ने सरेंडर कर दिया था। उसके थोड़े दिन बाद ही मालदीव, जो कि घूमने का बड़ा अच्छा जगह है और हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी वहीं जाते हैं, अभी लॉकडाउन के समय पे भी सब भागकर मालदीव ही गए थे। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे अब्दुल गयूब, वो राजीव गांधी के, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बड़े अच्छे मित्र थे। तो वो भारत दौरे पे आने वाले थे, लेकिन ये भारतीय इंटेलिजेंस ने राजीव गांधी को बताया कि मालदीव में कुछ उथल पुथल होने वाला है, सत्ता परिवर्तन के लिए कुछ अलगाववादी लोग वहाँ पर कुछ ऐसा डिसीजन ले सकते हैं। तो राजीव गांधी ने अब्दुल गयूब को मना किया कि आप ना आओ, बाद में हम देख लेंगे, मुलाकात हम फिर करेंगे। उसी समय वहाँ के जो अलगाववादी थे, श्रीलंका के कुछ आतंकवादियों को लेकर वहाँ के जो लोकल व्यापारी थे, उन लोगों ने सत्ता परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रपति के आवास का घेराव करना और जो जितनी बिल्डिंगें थी उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। राजीव गांधी को भारतीय दूतावास से यहाँ पे खबर आती है। राजीव गांधी ने अजीत डोभाल को बुलाया और बताया कि ऐसे ऐसे है, इसमें देखो आप क्या कर सकते हो। अजीत डोभाल ने ऑपरेशन किया वहाँ पे। 2 खेप में भारतीय सेना वहाँ पर पहुँची और 3 नवंबर 1988 में मालदीव ऑपरेशन करके, जिसको सर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति को फिर से तख्ता दिलाया। और अपने कारनामे में, हम इस कारनामे पे अलग एपिसोड करेंगे, इससे पहले मिजोरम वाले पे भी अलग करेंगे और सिक्किम वाले, क्योंकि ये इनके जितने कारनामे हैं इस पे हम ऐसे चलते चलते बात नहीं कर सकते, वो विस्तृत तौर पे इसको किया जाना चाहिए। तो भारत का पहला सर्जिकल स्ट्राइक मालदीव में ही कहा जाता है कि जो भारतीय सेना ने किया था वो था। उसके बाद 90 के दशक में कश्मीर बड़ा डिस्टर्ब था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे आतंकवादी संगठन एक्टिव हो चुके थे। पाकिस्तान की तरफ से उनको सह दिया जाता था, पैसा दिया जाता था, हथियार दिया जाता था कि तुम लोग वहाँ पे उपद्रव करो, और एक समय आएगा जब हम तुम्हें आज़ाद कराकर कश्मीर को अलग देश बना देंगे। और अपने में जो जैसे भी उनको वो कन्विंस करके आतंकवादियों को डिस्टर्ब कर रखा था कश्मीर को। फिर ये कमांड अजीत डोभाल को फिर दिया जाता है। अजीत डोभाल कश्मीर जाते हैं और वहाँ के छोटे जितने भी अलगाववादी संगठन थे उनसे बात करना शुरू करते हैं। और वहाँ के का एक बड़ा जो संगठन, आतंकवादी संगठन का सरगना था कुका पारे, उसको उन्होंने कई मीटिंग के बाद अपने में मिला लिया। उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया कि भारत के साथ दोस्ती तुम्हारी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। और तो उनकी बातों से कुका पारेख कन्विंस हो जाता है और वो अपने 250 समर्थकों के साथ, आतंकवादियों के साथ भारतीय सेना का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है।
और यही अफवाह उन्होंने सारे संगठनों को धीरे धीरे फैला दिया। कुका पारेखे ने जो वहाँ की उनकी जानकारियाँ थी भारतीय सेना के साथ साझा किया, जिससे वो उनके कई ठिकाने भारतीय सेना ने बर्बाद किया आतंकवादियों के। और ये शांतिपूर्ण तरीके से बस आतंकवादी मारे गए और लगभग वहाँ पे पहली बार चुनाव 1996 में अच्छे शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव 1996 में संपन्न हुआ। कुका पारे जो है वो वहाँ पे विधायक चुना जाता है और हालांकि उसको बाद में आतंकवादियों ने मार दिया था, लेकिन उस टाइम पे काफ़ी हद तक कश्मीर को अजीत डोभाल ने शांत करा दिया था। इसी बीच में अजीत डोभाल ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वो पाकिस्तान में भी रह के आए हैं। राजनीतिक तौर पे तो उनको 6 साल के लिए भेजा गया था पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने एक जिक्र किया था, ये आप यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं, कि उन्होंने बताया था कि वो पाकिस्तान में एक बार लाहौर में एक औलिया बाबा दरगाह से गुजर रहे थे, तभी वहाँ पर उन्हें एक फ़कीर बाबा ने देख लिया, मौलवी ने। तो उनको उसने रोका और कहा कि तुम तो हिंदू हो। उन्होंने बताया कि नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ, मुसलमान हूँ। उन्होंने बोला नहीं, तुम हिंदू हो। तो इन्होंने माना ही नहीं, कहा नहीं मैं तो मुसलमान हूँ। फिर वो धीरे उनको बोला कि आओ मेरे पीछे। वो लेकर गली से होते हुए एक घर में जाता है, फिर दरवाज़ा बंद करके बोलता है कि तुम हिंदू हो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मैं तो कन्वर्ट हो चुका हूँ, मैं मुसलमान हूँ, पहले हिंदू था। ऐसा उन्होंने स्वीकार कर लिया। बाद में उसने मंदिर खोल के दिखाया कि वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के फ़ोटो थे, तो उसने बताया कि मैं भी हिंदू हूँ, मेरे परिवार को यहाँ पे मार दिया गया था, तो उसके बाद से मैं छिप के और ये वेश बदल के मैं रह रहा हूँ। तुम्हारा ये कान छिदा हुआ है जिसकी वजह से तुम पकड़े जा सकते हो, मैंने ऐसे ही पहचाना है। बाद में अजीत डोभाल ने बताया कि उनके साइड में पहाड़ी जगहों पे कान छेदने का लड़कों के भी कान छेदने का रिवाज है। भारत में कई जगहों पे ऐसा है कि जहाँ पे लड़के या आदमियों का भी कान छेदा होता है। पाकिस्तान में अजीत डोभाल दाऊद इब्राहिम को भी ढूंढने गए थे और उनका एक मकसद था कि दाऊद इब्राहिम को वो जिंदा या मुर्दा भारत ला सकें। हालांकि अभी तक उनको इसमें सफलता नहीं मिली, जिसका अफसोस उन्हें अभी भी है, और एक अफसोस उनको और भी होगा कि 1999 में इंडियन एयरलाइंस की IC 814 को हाईजैक कर लिया था आतंकवादियों ने। काठमांडू से फ़्लाइट को हाईजैक किया और कांधार में रोका था, और उनकी मांग थी कि 36 आतंकवादियों को भारत सरकार छोड़े और 20 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर, 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मांग की थी उन्होंने कि 36 आतंकवादियों के साथ 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर उनको दिया जाए। अजीत डोभाल वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहते थे और आतंकवादियों को मार के पैसेंजर को छुड़ाना चाहते थे, लेकिन ये सफलता उन्हें इसलिए नहीं मिली क्योंकि जिस ज़मीन पर हमारा जहाज़ रुका था वहाँ की सरकार समर्थन नहीं कर रही थी। तालिबानियों के कब्जे में अफ़गानिस्तान भी था, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे चरम पे थी ये हिंसा करके। तालिबानियों के कब्ज़े में वो पूरा एयरपोर्ट था जहाँ से ये ऑपरेशन करने के लिए इन्होंने कोशिश की, लेकिन उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। हालांकि फिर नेगोशिएशन के लिए अजीत डोभाल जाते रहे। 7-8 दिन के नेगोशिएशन में भारत के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे, प्रधानमंत्री अटल जी ने अजीत डोभाल के ऊपर ही सब कुछ छोड़ रखा था, विदेश मंत्री हमारे जसवंत सिंह थे। तो इन लोगों ने कोशिश की और नेगोशिएशन में बैठते थे, जहाँ करते करते 3 आतंकवादी के ऊपर आके बात बनी और 3 आतंकवादियों को इन्होंने छोड़ा और प्लेन फिर भारत है। इसके बाद अजीत डोभाल 2005 में रिटायर हो जाते हैं और उन्होंने उसके बाद किताबें लिखी, अखबारों में आर्टिकल लिखते थे
और उसके बाद उन्होंने 2009 में एक विवेकानंद नेशनल फाउंडेशन करके एक NGO बनाया, ट्रस्ट बनाया और उसमें प्रशिक्षण देना बाकी चीज़ें करते थे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो मई में 30 मई को अजीत डोभाल को भी NSA के तौर पे भारत सरकार अब नियुक्त करती है। ये भारत के 5वें NSA हैं। तो अजीत डोभाल बस नरेंद्र मोदी के ही पसंदीदा शख्सियत नहीं है, उससे पहले राजीव गांधी के बहुत पसंदीदा रहे हैं, इंदिरा गांधी के भी पसंदीदा रहे हैं। मोरारजी देसाई को छोड़ दें तो भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के सबसे पसंदीदा जासूस में अजीत डोभाल रहे हैं। मोरारजी देसाई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोरारजी देसाई जब बने थे तो ये जो रॉ के लिए या फिर जासूसों के लिए जो अलग फंडिंग होती थी उनको वेस्टेज लगता था। गांधीवादी दिखाने के चक्कर में वो उन्होंने एक, इस पे भी हम करेंगे एपिसोड कि कैसे पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण को हम फेल कर सकते थे, लेकिन मोरारजी देसाई की वजह से वो फेल हुआ। और उसके बाद फिर अजीत डोभाल फिर से नियुक्त होते हैं 2014 में मई में। उनके नियुक्ति के 2 महीने में ही इराक में ISI संगठन बहुत ज़्यादा, ISI संगठन ने कब्जा कर ही रखा था इराक में और धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहे थे और अलग अलग इराकी ज़मीन को हथिया रहे थे, कब्जा कर रहे थे। तभी वहाँ पे किक्रीट इराक में वो कब्जा कर लेते हैं और वहाँ पे एक अस्पताल भी उनके कब्जे में आ जाता है। उसी अस्पताल में उनके जो घायल सैनिक होते, उनके जो लड़ाके थे, उसमें वो ऑपरेशन, उसी में ट्रीटमेंट कराते थे, दवाइयाँ उसी में कराते थे। उसी में हमारे केरल की 46 नर्सें भी काम कर रही थी जिसको उन्होंने कब्जा कर लिया था। इसी के ऊपर एक मूवी भी बनी थी, टाइगर जिंदा है, शायद उसमें सलमान खान ने वो किया था। टाइगर जिंदा है इसी से इंस्पायर, इसी से प्रेरित वो फिल्म रही है। तो फिर बाद में अजीत डोभाल ने कमांड संभाला और वो सीधे इराक चले गए इसको छुड़ाने के लिए। बातचीत करके, नेगोशिएशन करके उन्होंने वहाँ से भी छुड़ाया 46 नर्सों को सही सलामत। फिर वो वहाँ से लेके सीधे केरल गए, केरल के बाद फिर आए। इनका अभी फ़िलहाल सबसे जो ताज़ा तरीन है बालाकोट और उरी में जो सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने हुआ था ना भारतीय सेना ने, उसकी नेतृत्व भी इन्होंने ही की थी। उरी पे एक फिल्म भी बनी हुई है, तो बेहतरीन फिल्म है और पूरा दिखाया गया कि कैसे कैसे भारतीय सेना ने इस सर्जिकल स्ट्राइक को किया था और कैसे सक्सेस रहे हम। तो अजीत डोभाल के बारे में यही कि अगर उनके कारनामों के ऊपर हम समीक्षा करें तो एक एक कारनामे, अब इसमें से हम कई कारनामों पे अलग एपिसोड बनाएंगे। उसका कारण ये है कि हम विस्तृत जानकारी दे सकते थे लेकिन बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो हम इनके हर अगला कारनामे पे कब वीडियो बनाएंगे, कौन सा ऑपरेशन पे वीडियो बनाएंगे, हम आपको आगाह करेंगे। बाकी अगर आपको लगता है कि हमने कुछ अजीत डोभाल के बारे में हमसे छूट गया है तो आप हमें बताएं। धन्यवाद।